नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको विदित है कि टीएलडी क्लासेस की ओर से एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ाई जा रही है, जहाँ पर सभी विषय को एक साथ कवर किया जाएगा और जो भी आपकी क्वारी होंगी उनका निवारण किया जाएगा। चैनल पे हम आपका वंदन अभिनंदन करते हैं। हम सबसे पहले 6 क्लास पढ़ाएंगे, उसके बाद 7th 8th 9th 10th ऐसे करके 12th तक जाएंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और हम स्टार्टिंग आज 6 क्लास से कर रहे हैं, जिसमें मैंने एक लेक्चर ले लिया है ज्योग्राफी का। ठीक, 6 क्लास की हमने स्टार्टिंग से ज्योग्राफी की है, तो ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ा दिया है। आज हम आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक, और ऐसे करके हम ज्योग्राफी 6th की ख़त्म कर देंगे, 7th स्टार्ट करेंगे, 8th स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके सब कुछ ख़त्म कर देंगे। ठीक, चलो, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब के इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके अक्षांश एवं देशांतरों के बारे में जानेंगे। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड्स किसे बोलते हैं? देशांतरों को लॉन्गिट्यूड्स और अक्षांशों को लैटिट्यूड। ठीक, और इसके बाद पृथ्वी की कुछ दशाएं पढ़ेंगे, है ना। इसके टाइम के बारे में पढ़ेंगे, टाइम कहाँ से डिसाइड होता है। ठीक, और इन रेखाओं को खींचने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ जाओ और जल्दी से जल्दी ज़्यादा लोगों को जोड़ो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लो, अपने दोस्तों को भी जोड़ो। ठीक, अगर जो कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप उसको क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे मैं उसको देखूं और समझूं आपकी क्या परेशानी है, आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा। ठीक, और जैसे 6th 7th और जो कुछ है जूनियर क्लासेस के छात्र अगर देखते हैं इस वीडियो को, तो उन्हें अगर क्वेश्चन आंसर लिखने में परेशानी है तो वो बताएं, तो हम यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करवा देंगे अगर आप कहेंगे तो। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्लोब पर क्या अक्षांश एवं देशांतर। चलो, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। अच्छा, तो गोल नहीं है तो कैसी है पृथ्वी? पृथ्वी देखो थोड़ी सी चपटी है। ठीक, थोड़ी सी चपटी है मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? ये देखो, ठीक, इस शेप में है। आपने कहीं देखो स्कूल में देखा होगा, प्रिंसिपल की जो टेबल होती है उस पर रखा रहता है। ठीक, कहीं ना कहीं स्कूल में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाती है ऐसी ग्लोब, है ना। ये रही, ये है ना, तो आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो इसमें क्या है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, तथा मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। देखिए, ये अपना कहाँ उत्तर हो गया, ये वाला सेक्टर कौन सा? ये वाला सेक्टर उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। ठीक, ये बीच वाला सेक्टर है ना, ये थोड़ा सा ऊपर उठला हुआ है। ठीक, चलो, अगर अपन इसको बीच में से काटेंगे तो कैसी दिखेगी? देखो कुछ इस प्रकार की दिखेगी, इस प्रकार से, हाँ। ठीक, ऐसी डोम डोम स्ट्रक्चर में दिखेगी। ठीक, चलो, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी पर लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। देखिए, ग्लोब केवल ऐसा है ना, ये ऐसा देखो, ग्लोब केवल ऐसा है। ठीक, ग्लोब में अगर अपन ऊपर सैटेलाइट से देखेंगे तो ये स्टैंड नहीं है। हाँ, स्टैंड को मत देखते रहना कि स्टैंड तो दिख ही नहीं रहा। ठीक, तो इसमें स्टैंड नहीं है। ठीक, केवल ग्लोब कैसा है देखो, अपन डायग्राम बना लेते हैं एक बार और, इधर बनाते हैं। ग्लोब थोड़ा ऐसा है। ठीक,
देखो ये हो गया, ये अपना उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया है, ये बीच में थोड़ा सा उभरा हुआ है। ठीक, चलो। तो अब अगर आप देख रहे हैं तो उसे ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि गिरने पर ये टूट जाती है। ठीक, चलो। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं। ठीक, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसमान से एक स्थान से दूसरे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ठीक, समझ में आ गया। छोटे छोटे ग्लोब होते हैं, उन्हें अपन जेब में रखेंगे या कहीं भी ले जा सकते हैं। और कहीं जैसे आप देखेंगे 2-4 जगह वेधशालाएँ हैं, वहाँ पे बहुत बहुत बड़ी ग्लोब्स हैं, तो वहाँ पे भी देखें। और वो ग्लोब ऐसी डिज़ाइन की गई हैं कि वो रियली में घूमती हैं अपने एक्स पे। हाँ, टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसा किया गया है। ठीक, चलो। ग्लोब स्थिर नहीं होती हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाया जाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीप तथा महासागरों को उनकी सही आकार दिया जाता है। ठीक, ग्लोब पर जैसे जो भी स्थान है ना, सागर हो गए, महासागर हो गए, द्वीप हो गए हैं, तो इनको क्या डिज़ाइन किया जाता है? ऐसा ही डिज़ाइन किया जाता है ग्लोब पे जैसे वो अपने वास्तविक रूप में हैं, और उसे अपन एक ही सही रोटेशन में घुमाते हैं। पृथ्वी के समान किसी ग्लोब पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। ठीक, अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। ठीक, देखिए वही परेशानी आ गई, जिसलिए हमने अक्षांश और देशांतरों का निर्माण किया है। ठीक, ये देखिए पहले मैं आपको बता दूं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। वास्तव में ये पृथ्वी पे जब आप देखेंगे ना, तो ये वास्तव में कहीं है नहीं, लेकिन हमने क्या कोई भी स्थान ढूंढने के लिए क्या किया, अपनी सुविधा के हिसाब से इन्हें बना लिया है। और जिसके कारण बस हम कोई भी जगह को आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक, इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। ठीक, जो ग्लोब होती है थोड़ी सी झुकी हुई, देखिए यहाँ पे देखो, मैं आपको बताऊं, ये रही ग्लोब, ये थोड़ी सी घूमी हुई है, झुकी हुई है, सॉरी, अपने एक्स पे घूमी है, जबकि इसको कैसा होना चाहिए था? ऐसा होना चाहिए था। एक मिनट। ठीक, हीरा ग्लोब, इसको कैसा होना चाहिए था? ऐसा, बिल्कुल सीधा, देखो ऐसा होना चाहिए था, बट ये कैसा है? ऐसा है। ठीक, तो ये क्या है? दो सुइयों की उस पे एक ही सुई में अगर इसको पिरो दिया जाए तो ये थोड़ी सी झुकी हुई है। ये कौन सा, देखो अगर बनना था तो ये वाला अपना कौन सा 90 डिग्री का एंगल बनना था, बट कि ये 90 का ना बन के ये थोड़ा सा, ये 23.5 ये काट देता है ना, ये वाला एंगल 23.5 ऊपर पहुंच जाता है। चलो आगे देखें अब। आगे क्या बोल रहे हैं? जिस अक्ष, अच्छा, जो जहाँ से दोनों 23.5 अंश का जो एंगल बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? या जहाँ से झुकी होती है पृथ्वी, उसे क्या बोलते हैं? अक्ष बोला जाता है ना। ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ठीक, जहाँ से सुई गुजरती है, मैंने बताया ना सुई की, तो वो क्या है? उत्तर और दक्षिण ध्रुव हो गए। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखिए इन दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है? पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है,
यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, देखिए जो वो सुई थी ना, कौन सा ये वाला, देखो एक मिनट, अपन ने ये बनाया पृथ्वी, सॉरी ये बनाया पृथ्वी, ठीक, ये अपन ने मान लो ये सुई बना दी इसकी, ये बन गई सुई, ठीक, ठीक, ये सुई बन गई। सुई बनने के साथ ही क्या हो, ये अपना उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। और पृथ्वी कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ठीक ना, इस डायरेक्शन में। चलो लेकिन क्या है वास्तव में, ये कहीं भी ऐसा पृथ्वी को जो अपन सैटेलाइट या कुछ और यंत्रों से अगर देखते हैं तो फिर अपन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। चलो, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। चलो उसको भी देखेंगे, पहले ये पढ़ लें पहेली और बूझो क्या बोल रहे हैं, आइए कुछ सीखे हैं। एक बड़ा सा गोला आलू या गेंद लें, है ना, स्वेटर बुनाई वाली सुई सलाई, है ना, जो स्वेटर घर पर मम्मी बुनती है ना, उसको सलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को अपने अक्ष पर बाएं से दाएं घुमाएं। ठीक, ये नॉर्मल सी एक्टिविटी है, ये आप कर सकते हैं अपने घर पे, लेकिन ध्यान रखें कि सुई अपने हाथ में ना दे लें। ठीक, चलो इसे विषुवत व्रत कहते हैं। किससे, देखिए उसने क्या बोला है कि एक ऐसी रेखा और है जो क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। उसके बारे में देख लें कैसा है। देखो ये हो गई अपनी पृथ्वी, ये रही अपनी पृथ्वी, ये बीच में से ये रही, ये दो बराबर भागों में बांट रही है ना। एक नीचे का कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक, बराबर भाग। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक, ये दोनों बराबर के आधे भाग ये बराबर बराबर होते हैं। एक मिनट, इधर अपन इसको सेट कर लें। ठीक, चलो थोड़ा सा बड़ा कर लो। भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ठीक है, इसी से हम डिसाइड कर लेते हैं कहाँ अपने उत्तर में जाना है या दक्षिण में जाना है। ठीक, किससे, विषुवत व्रत की मदद से। विषुवत व्रत से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर व्रत को अक्षांश कहते हैं। जो देखिए अब यहाँ देख लो आप, ये विषुवत व्रत रहा, इसके बाद ये 1 2 और ये 3, मतलब 1 2 और ये 3। ठीक, ऐसे ये मतलब ऐसे ऐसे खींच के कितने, काफ़ी सारे है ना, 90 ऐसी प्लेट्स बनाई जाएंगी, है ना, ऐसे ऐसे कितने ऊपर की ओर खींचे जाएंगे तो इन्हें क्या बोल रहे हैं, अक्षांश बोल रहे हैं। ऐसे दक्षिण में खींचे जाएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें भी अक्षांश बोलेंगे। ठीक, देखो जैसे ये रही पृथ्वी, समझ गए, देखो ये रहा अपना विषुवत व्रत, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे खींचे गए तो ये क्या हो गए, ये अक्षांश ऊपर के लिए खींचे गए हैं और ये नीचे के लिए ये अक्षांश खींचे गए, 2 3, है ना, ऐसे करके नीचे के लिए खींचे जाएंगे। तो दोनों साइड है ना, विषुवत व्रत के दोनों साइड, उत्तर में भी और दक्षिण में भी, दोनों साइड क्या अक्षांश होते हैं। ठीक, जो किसके समानांतर होते हैं, विषुवत व्रत के समानांतर होते हैं, है ना। विषुवत व्रत शून्य अक्षांश को दर्शाता है। ठीक, इसको क्या काउंट करते हैं, देखो ये वाला है ना, ये इसको हम क्या काउंट कर रहे हैं, शून्य, है ना। इसके बाद जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ऐसे करके ऊपर कहाँ तक जाएंगे, 90 तक जाएंगे। ठीक, और ऐसे ही नीचे की ओर कितना जाएंगे, जैसे जहाँ यहाँ देखो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ आ जाएंगे तो
कितना 90 आना है ना, इधर 90 आएगा अपना। ठीक, चलो आगे देख लो अब। विषुवत व्रत शून्य अक्षांश को दर्शाता है। चूंकि विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के व्रत का 1/4 है। ये कहना क्या चाह रहे हैं, देखो ये तो अपनी पूरी पृथ्वी हो गई, अब चारों ओर के देख रहे हैं तो कितना 1/4 होगा, है ना, 1/4। 1 मिनट इधर लिख दो, 1/4 भाग। ठीक, जैसे देखो अब ऐसा देख लें, एक हो गया, एक पार्ट हो गया और 2 पार्ट हो गए। ठीक, ये पहला नंबर का मान लें, ये दूसरा मान लें, ये तीसरा न मान लें, ये चौथा मान लें। ठीक, ऐसे 4 भागों में वो कर दिया। चलो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लें अपन। चलो अथा इसका माप होगा कितना, 360। मतलब एक सर्किल का कितना होता है ये देखिए, आपको बता देना, एक सर्किल ये रहा। ठीक है, अब इसमें से देखिए एक एंगल ये बन गया, कितने का, 90 का बन गया। ठीक, 90 डिग्री का। इधर देखेंगे ये कौन सा, 90 डिग्री का। ये देखेंगे ये 90 और ये 90, टोटल कितना हो जाएगा, 90 90 9 90 गुणा कितना, 1 2 3 4, 4 भाग हैं ये 4, टोटल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और ये 360 कितना अंश दिखाया हो ना, 360। जब इनको काउंट करेंगे ऐसे ऐसे करके 90 अंश इसमें आ जाएंगे, 90 अंश इसमें, 90 अंश इसमें, 90 अंश इसमें और 90 इसमें, 360 हो जाएंगे। तो इसलिए वो क्या बोलना है, 1/4 है ना, यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश होगा। ठीक, 90 अंश ये उत्तरी हो गया, 90 अंश ये वाला उत्तरी हो गया। तो मतलब उत्तरी अंश अक्षांश कितने हो जाएंगे, टोटल मिला के 180। हाँ, 180 उत्तरी हो जाएंगे, सॉरी 120 है, 90 180। गलत बता रहा था। हाँ हाँ, ओके ओके, एक मिनट रुको। बीच में डिलीट कर दी, एडिट कर लेना। ऑटो डाल ले स्क्रीन पर, जो है नीचे लग चिपके नहीं स्क्रीन से। संजय बोलना। चलो ठीक, देख लिया यहाँ से लेके, एक मिनट पेन ले लें पहले। हाँ, इसको ऊपर कर लें थोड़ा सा। हाँ, ठीक, चलो देखो ये 90 हो गया। ठीक ना, इधर से 90 जाएंगे ऊपर को, और इधर से भी जब 90 जाएंगे ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एंगल बनता है कितना, 180 का एंगल बन ही जाता है। ठीक, लेकिन जो अक्षांश रहेंगे वो कितने रहेंगे, केवल 90। ये कैसे, ये सलाद की जैसे ककड़ी को काटते हैं ना, ऐसी सलाद में कटेंगे ऊपर की ओर, है ना। जैसे देखो, एक कट जाएगा, 2 कट जाएंगे, 3 कट जाएंगे, 4 कटेंगे, है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे कटेंगे ऊपर की ओर। ठीक, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 90। ठीक, और ऐसे ही नीचे की ओर काटेंगे कितने, तो इधर भी कितने जाएंगे, 90। ठीक है, तो टोटल कितने बन जाएंगे, देखो अब एक मिनट एक और देख लें अपन। 90 ऊपर 90 नीचे, तो टोटल कितने हो गए, 180। हाँ, 180। ठीक, अब जो बीच वाला है, बीच वाले को अपन ने काउंट किया है, बोलो काउंट किया है कि नहीं। बताओगे, कोई बताएगा ज़रा, बताओ काउंट किया है कि नहीं। काउंट करते हैं तो कितना आएगा, 180 में एक जोड़ देंगे, और काउंट नहीं करते हैं तो एक माइनस कर देंगे। ठीक, चलो आगे देख लो, आगे क्या बोल रहे हैं। एक मिनट, अपन इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लें। 90 अंश उत्तरी अक्षांश तथा
उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। ठीक, 90 अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाएगा। ठीक, अपन ने दोनों का देख लिया एक साथ। चलो, इस प्रकार विषुववृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुववृत्त के दक्षिणी स्थिति सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश, एक मिनट, हाँ, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षांश से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, यानी कहाँ, ब्राज़ील कहाँ है, दक्षिण अमेरिका, हाँ, में बेलो हॉरिजोटो, हाँ, एक मिनट ऊपर ले लें थोड़ा सा ऐसे। ठीक, चलो, दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित हैं दोनों। ठीक, जब वर्ल्ड मैप देखोगे आप वर्ल्ड मैप में, तो दोनों कितने 20 अंश पे दिखा रहे हैं। लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजोटो जो कहाँ का, दक्षिण अमेरिका का जो बेलो हॉरिजोटो है, तो वो कहाँ 20 अंश कहाँ दिखा रहा है आपको, दक्षिण में। ठीक, इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 उत्तर अक्षांश है। ठीक, और जो अमेरिका का हॉरिजोटो है ना, वो कहाँ पे 20 अंश कहाँ, दक्षिण में स्थित है। ठीक, तो कौन सी जगह, दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक, चलो, अमेरिका दोनों है, उत्तरी अमेरिका भी है और दक्षिणी अमेरिका भी है। ठीक, चलो, चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ठीक, चलो, कैसे घट रहा है अब देखो। ये देखो, ये विषुववृत्त रहा, यहाँ से अगर बीच से अपन सबसे बड़ा सर्कल काटेंगे तो ये सबसे बड़ी रेडियस निकलेगी, है ना, ये वाली। फिर इसके बाद थोड़ा सा ऊपर पहुँचेंगे ना तो और छोटी हो जाएगी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जब एक वक्त आएगा जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो बहुत छोटी वो हो जाएगा, है ना, पॉइंट बचता है। ठीक, तो इधर देखेंगे तो इधर 23.5 आ गए, ये 66 आ गए, और इधर कितना 90 आ जाएगा। हाँ, ठीक, चलो, ऐसा ही नीचे के ऊपर। चलो, विषुववृत्त से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो कितना, कौन सा, 23.5 अंश क्या पड़ता है, कर्क रेखा। ठीक, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो क्या है, 66 डिग्री, 66.5 पे क्या है, उत्तरी शीत कटिबंध। हाँ, ठीक, ऐसे ही नीचे नीचे की ओर जाएंगे कहाँ, दक्षिण की ओर, तो 23.5 अंश पे क्या पड़ता है, मकर रेखा। उससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो क्या है, 66.5 अंश पे कितना क्या है, दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक, उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध, शीत शीत कॉमन है। ठीक, यहाँ शीत मतलब ठंडे प्रदेश, ज़्यादा ठंडे हो गए, है ना। चलो, ठीक है, स्पष्ट हो गया ना ये, इसमें कोई डाउट हो तो बताना। हाँ, चलो आगे देख लो। ओहो, एक मिनट ऊपर। ठीक, महत्वपूर्ण, थोड़ा सा ये और देख लो, महत्वपूर्ण अक्षांश है ना, समांतर या रेखा। ठीक है, विषुववृत्त 0, उत्तर ध्रुव 90 उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं, ये हैं। चलो, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे अब क्या है। ठीक है, ये हैं 4 चीज़ें देखनी थी वहाँ पे। पहली चीज़ देखो, पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ देख लो, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 अंश, पहला पॉइंट नोट करो, है ना, ये लिखने को आएगा, पहला पॉइंट नोट कर लो। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ये वाला दूसरा पॉइंट, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। ठीक, कितना, 23.5 दक्षिण,
तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में कौन सा, उत्तरी ध्रुव वृत्त है। ठीक, चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, विषुवत वृत्त रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। ठीक, चलो ये लिख लेना है ना, ये अच्छा वैसे पॉइंट है जब आप ग्लोब का मैप बनाते हैं और ये अगर आपको लर्न है तो ये लिखने में वो आसानी होती है अपन। ठीक, चलो ये तो समझ गए होंगे। चलो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लें अपन इधर। हाँ चलो, ये रही अपनी पृथ्वी। ठीक, ये रहा अपना विषुवत वृत्त, ये रहा 23.5, क्या क्या रहा, बताओ नाम बताओ, जल्दी बताओ, फिर मैं तब तक मैप बनाता हूँ इसको। ठीक, ये 23.5, ये 66। ठीक, जल्दी बताओ, ये क्या होगा, 0, ये 23.5, एक मिनट गड़बड़। चलो ये कितना हुआ है, 23.5, ठीक ना, 0.5 है ना, ये कितना हुआ है, 66.5। ठीक, ऐसा ही नीचे 23.5 1/2 है ना, ऐसे ऐसे करके आ जाएगा। चलो ये विषुवत वृत्त हो गया, 0 वाला विषुवत वृत्त, 23.5 वाला कर्क रेखा और 66 वाला उत्तरी ध्रुव। हाँ कौन सा, शीत वाला। ठीक, नीचे देख लो 23.5 कौन सी है, मकर रेखा है, ये वाली मकर रेखा, ये वाली मकर रेखा, ये 66.5 कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव। ठीक, चलो आगे देख लें। पृथ्वी के ताप कटिबंध है ना, अब इसके पृथ्वी के ताप कटिबंध देख लें। ताप कटिबंध में क्या बोल रहे हैं, ये कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक, दो डायग्राम देख लो, ये दो डायग्राम अपन को बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा। एक मिनट रेजर ले लें अपन, ये रहा रेजर, इसको कर दें क्लीन। ठीक, ये क्लीन हो गए। चलो अगर ऊपर रहेगा तो कैसी वो बनेगी, देखो डायरेक्ट अगर टॉर्च का फोकस अपन एक सीट पे डाल रहे हैं तो क्या है, सीधा सबसे ज़्यादा जो ऊष्मा है एक एक पॉइंट पे केंद्रित होगी, है ना, और जो एरिया होगा, है ना, ये देखो ये वाला एरिया, ये एक मिनट इसको पेन लो। ये एरिया रहा, तो ये क्या है, छोटा सा एरिया, जबकि इधर देखेंगे तो अपन इधर बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है ये। हाँ, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एक सेक्टर पे ही जो सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या है, वर्ष भर क्या होता है, सीधा चमकता है ना, और एक बार एक दिन क्या होता है, सिर पे बिल्कुल सीधा सिर पे चमकता है। ठीक, और कहीं ना कहीं सूर्य की जो अधिक ऊष्मा होती है ये दोनों रेखाओं के बीच में ज़्यादा निकलती है ना, ज़्यादा तपती रहती है। ठीक, चलो तो उसे फिर इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, उष्ण कटिबंधीय। ठीक, कहाँ से, अब देखो मैप में देख लें, ग्लोब बना लें अपन जल्दी। ये रही अपनी ग्लोब बन गई। ठीक है, ये रहा विषुवत वृत्त, ये रही कर्क रेखा और ये रही मकर रेखा। ठीक, इस वाले सेक्टर को क्या बोल रहे हैं ये लोग, उष्ण कटिबंध, है ना, उष्ण कटिबंध, ये रहा उष्ण कटिबंध। ठीक, ठीक ना, चलो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर को सूर्य फिर कभी कभी भी सिर पर नहीं होता है। ठीक, अगर मान लो देखो ये रही पृथ्वी, ये बड़ी सी, हाँ ठीक, चलो ये रही मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा, ये रही, ये रहा विषुवत वृत्त अपना। ठीक, और ये रही, इस वाले सेक्टर में अगर कोई भी व्यक्ति है तो क्या क्या होगा,
उसके सिर पर साल में एक ना एक बार सूर्य सीधा चमकेगा। ठीक, अगर इसके बाद इधर जाते हैं हम ऊपर की ओर और अगर इधर जाते हैं तो सूर्य क्या होगा, नहीं चमकेगा। हाँ, सिर पे सीधा नहीं चमकेगा। कैसे जाएगा, ये तिरछी हुई लाइट जाएगी, है ना। चलो, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच के वाले क्षेत्र पर तापमान मध्यम होता है। चलो, ये देखो, ये वाला सेक्टर अपने दिखा था ना। इस वाले सेक्टर में क्या होता है, तापमान बहुत कम पड़ता है ना, ये वाला सेक्टर ये। चलो जल्दी से। ये रही पृथ्वी, ये रहा विषुवत व्रत, ये रही मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा, ये रही मकर रेखा। यहाँ से इस वाले सेक्टर में तापमान कैसा रहेगा, नॉर्मल तापमान रहेगा। ठीक, यही बता रहा था ये। ये अपना 66.5 है ना, इतना समझ गए। चलो, तो इस वाले सेक्टर को क्या बोल रहे हैं, शीतोष्ण कटिबंधी, है ना। इस वाले सेक्टर को इन्होंने क्या बोल दिया, शीतोष्ण कटिबंधी। ये वाला सेक्टर देखो, ये वाला सेक्टर ना, इसको शीतोष्ण कटिबंधी करिए। ये वाला, ये पूरा देखो, साइड साइड करके देख लें, ये वाला, ये इसको शीतोष्ण कटिबंध कह रहे हैं। ठीक, चलो ऊपर की ओर देख लें थोड़ा सा। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यह सूर्य क्या हुआ, क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर हो जाता नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंधीय कहलाते हैं। देख लें। चलो, ये अपन ने बड़ी सी बना ली ग्लोब। ठीक, पेन दूसरा यूज़ कर लें, हाँ रेड कलर का यूज़ कर रहे हैं। चलो, ये देखो, ये हो गया। ठीक, चलो एक मिनट को पतला वाला लेना पड़ेगा। ठीक है जी, अपना 23.5, 23.5, 23.5, 66.5, 23.5 और 66.5। ठीक, अब ये क्या बोल रहे हैं, ये वाला पॉइंट क्या बोला, ये शीत कटिबंधी वाला, ये वाला पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये शीतोष्ण कौन सा हो गया, ये वाला सेक्टर शीतोष्ण ये हो गया। ये उपोष्ण ये वाला सेक्टर हो गया, और शीत कौन सा वाला हुआ, शीत कटिबंधी ये वाला सेक्टर हो गया ये। ठीक, चलो आगे समझ में, आगे देखो देशांतर क्या है। चलो, अब इसको अपन ख़त्म कर दें यहीं पे। अब देशांतरों के बारे में फिर से अच्छे से थोड़ा सा और जान लेंगे। चलो, इसको ख़त्म किया। चलो, ये गायब हो गया। देशांतरों के बारे में देखेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें अपन। ठीक, चलो थोड़ा सा जूम और कर लें। ठीक, चलो देशांतर क्या है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित कौन सा द्वीप है, टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरीशस द्वीप एक ही अक्षांश, है ना, कौन सा 20, है ना, दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। समझ गए। देखो,
ये रही अपनी क्या, ये 1 मिनट पेन ले लो, ये रहा पेन, ये रही ये वाली रेखाएं क्या हैं अपनी, ये वाली रेखाएं क्या है, देशांतर हैं। और ये वाली कौन सी खींची थी अपन ने, ये अक्षांश खींची थी। और ये जो खड़ी रेखाएं हैं वो क्या हैं, देशांतर हैं। और जो आड़ी रेखाएं हैं वो क्या हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक, चलो हो गया, आगे देखें और कुछ है इसमें, नहीं खत्म है चैप्टर। चलो सॉरी, खत्म चैप्टर नहीं है, ये पेज खत्म है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। ठीक, वहां तक देख लिया था, आगे देख लो। इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंश में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। चलो 1 मिनट, इसको अपन ऐसे करके देखेंगे, जल्दी पर ले चलो। ठीक, चलो इसको देख लें। हाँ, ये देख रहे थे अपन क्या, ये तो इन्होंने क्या बोला था कि जब ऊपर की ओर यानी ध्रुवों की ओर ये बढ़ते हैं देशांतर, तो इनकी दूरी कम हो जाती है। देखिए डायग्राम से देख लें, या मैं यहाँ डायग्राम बना के दिखा, डायग्राम बना लेते हैं अपन, हाँ क्यों टाइम वेस्ट करो। ये रहा डायग्राम, है ना, ये एक पॉइंट ये रहा अपना, दूसरा पॉइंट ये रहा ये अपना। अब यहाँ से देखिए देशांतर खींचते हैं ऐसा, ऐसे खींचते हैं देशांतर ऐसे, ठीक, ऐसे खींचते हैं देशांतर, ये खींच रहे हैं, ऐसे खींचेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ देखो ये सबसे ज़्यादा दूरी है, ये इधर जाएंगे तो ये कम पड़ती है ना। जैसे देखो इसमें ये यहाँ दूरी ज़्यादा है, इस वाले में यहाँ दूरी ज़्यादा है, ये इधर ये जाएंगे तो ये कम पड़ जाती है ना। तो यही कह रहे हैं, ध्रुवों की तरफ बढ़ते बढ़ते ये घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरियाँ यमोत्तर, है ना, आपस में मिलती हैं। यहाँ ऊपर की कह रहे हैं, ये इस पॉइंट की, हाँ ये इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक, चलो अक्षांश समांतर, है ना, रेखाओं के, 1 मिनट इसको रफ कर दें अपन, फिर इसके बाद इसको पढ़ते हैं। ये बीच में आ रहा था, ये इसको किया ख़त्म। चलो विभिन्न सभी देशांतरीय यमोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य रेखाओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, क्या हाँ ग्रीनिच में, हाँ, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। इसका माप जीरो देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व तथा 180 किस ओर, पश्चिम की ओर गणना करते हैं। ठीक, चलो इसको अपन थोड़ा सा ऊपर ले लें। समझ गए, देखो ये इस वाले सेक्टर में कहाँ, ये वाला अपना पूर्वी सेक्टर हो जाएगा, ये पश्चिमी सेक्टर हो जाएगा। चलो और कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो बताना, हाँ कमेंट कर देना मुझे, मैं देखता रहूँगा आपको। ठीक है, 180 हो गए। चलो अब ग्लोब पर अक्षांश
रेखाओं एवं देशांतरीय यमोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। देखिए एक प्रकार की ग्रिड जनरेट हो गई। देखो एक पॉइंट ये जनरेट हो गया, ठीक है, एक पॉइंट ये जनरेट हो गया, ये पॉइंट जनरेट हो गया, ये पॉइंट जनरेट हो गया, ये जनरेट। तो कैसा जाल बिछ गया ये देखो, 1 2, ये अपने देशांतर हो गए, ये अपने अक्षांश हो गए, है ना। ऐसा जाल बिछ गया, ठीक ना, पूरी पृथ्वी पे ऐसा जाल बिछा है। आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो आप ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी, ये धुबरी है 66 अंश उत्तर है, ठीक है, और अक्षांश इसका कितना है 90 है, कितना, वो भी पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को जहाँ देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। जैसे मान लो अब कितना, ये देखो उत्तरी अक्षांश, अक्षांश बोल रहे हैं ना, उत्तरी अक्षांश बोला है वो भी, ठीक है, उत्तरी अक्षांश इस वाले पॉइंट पे आ गया इधर कहीं, है ना। तो चलो ये देखो अपना कितना 26, ये उत्तरी हो गया, 26 हो गया, ठीक। और 90 दक्षिणी बोला है, 90 देशांतर पूर्व देशांतर, ठीक है। तो ये मान लो अपन ये 90 रहा, ठीक है। तो ये दूसरे, ये मान लो अपन यहाँ काट रहे हैं तो यहाँ पे अपना ये वाला सेक्टर होगा, ठीक है, ऐसे करके। चलो इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। चित्र 2.7 देखेंगे ना। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं की संख्या का खा गा से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को आ वा सा दा या ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। बस ये मैंने समझा दिया ना, ये वाला डायग्राम सा। हाँ वही, यहाँ नंबर दे दो 1 2 3 4, हाँ का खा गा दे, यहाँ का दे दो, खा दे दो, गा दे दो, है ना। और जो भी अपन ने गोला बनाया उसको आ से व्यक्त कर दो, आ हो गया, ये बा हो गया, ये माँ हो गया, इस करके ना। ठीक, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 5, ये देखो ये मैप है अपना, ये बहुत छोटा सा, इसको छोटा करके देख लें अपन। हाँ चलो ये रहा अपना मैप, ठीक। तो इसमें एक ही चीज़ देखना है अपन ने, ग्रीनविच है ना, कितना 0 अंश, ये रहा, ये देखिए ये वाला ग्रीनिच है ना, ग्रीनिच ये रहा, देखो ये लाइन खिंच गई नहीं, ठीक, ये सीधी लाइन खिंची ये वाली, ठीक, ऐसी लाइन खिंची हुई है। जब आप थोड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ोगे ना तो ये ऐसी ऐसी टेढ़ी होके जाती है ना, ये ऐसी है थोड़ी, ठीक है। तो इसको आप अभी क्या मान लो, आप सीधी खिंची हुई है ना, ये सीधी खिंची हुई, ठीक, इसमें यही देखना था। हाँ चलो आगे देखें और चलो हाँ ये वाला देख लो। देखो अपन ने बोला था 1 2 3 4 ये देशांतरों को दर्शा रहे हैं, का ख ग घ ड़ा, है ना। ये अक्षांशों को, ये देशांतरों को, और ये किसको दर्शा रहे हैं, जो स्थिति बनी हुई है, ठीक, समझ गया। जैसे उसमें क्या बताया था, उसमें बताया था ना 26, एक 26 देशा 26 बताया और एक 20 बताया, सॉरी 90 बताया था, ठीक ना। तो उनको ऐसे मान लो, अगर यहाँ आ रहा है तो इस वाले पॉइंट पे ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं। कौन सा, एक जगह असम की प्लेस का नाम पूछा था, ठीक। चलो इसमें आपको यही देखना है। हाँ आगे देख लो क्या है। देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूर्वी विश्व
पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है ना। जब जैसे परछाई सुबह के टाइम पे सबसे लंबी परछाई बनेगी और शाम के समय भी सबसे लंबी परछाई बनेगी। चलो, ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय अक्षांश आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। ठीक, चलो, उसमें अब अपने मैप में देखा था। हाँ, ग्रीनिच पर अगर देखें ना, सूर्य उसके आकाश में उसके ऊपर होगा ना, तो क्या होगा, उस समय दोपहर का समय होगा, यानी सिर पर सीधा सूर्य चमकेगा। ठीक, चलो, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे, ठीक, आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। चित्र 2.8 को देखेंगे अपन। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूमती है। हाँ, वो बता रहे थे एक सर्कल कितनी वो होते हैं, उस पर कितने 360 होते हैं, ठीक ना। अर्थात भाई 1 घंटे में 15 मिनट एवं 4 मिनट में कितना, 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। ठीक, इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 पूर्व में समय होगा 15 इंटू 4 बराबर 60 मिनट है ना। अर्थात ग्रीनिच के समय में 1 घंटा आगे, अर्थात वह दोपहर का 1 बजा होगा। ठीक है, जहाँ ग्रीनिच है मान लो वहाँ पे 12 बज रहे हैं। ठीक, मान लो इस स्थान पे, ये देख लो, अपन यहाँ देख लेते हैं ऐसा करके, ये रही ग्लोब, इस पे 12 बज रहे हैं। ठीक, और यहाँ से अगर 15 अंश खींचते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके टोटल 15 पे पहुँच गए। ठीक है ना, 15 चौके 60, तो अगर मान लो यहाँ तक 15 अंश आ रहे हैं, ठीक, मान लिया अपने 15 अंश यहाँ आ रहे हैं, तो अगर इधर कितना है, 12 बजा है, तो इधर कितना 1 बज रहा होगा। ठीक, और इधर कितना हो रहा होगा, यहाँ कितना हो रहा होगा, इधर 11 बज रहा होगा। ठीक, ऐसे करके समझ जाओ। चलो, ये नॉर्मल सी बात है ना। आगे देख लो, 1 घंटा पीछे होगा, यानी वह सुबह अगर पश्चिम में है तो क्या 1 घंटा पीछे होगा, है ना। सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 पर, है ना, उसके जस्ट पीछे, है ना, ये मान लो ये रही पृथ्वी, ऐसा ये रही अपनी ग्रीनिच, इसके जस्ट पीछे देखेंगे ना, इस साइड है ना, पीछे वाली साइड में, तो वहाँ पे कितना रात के 12 बज रहे होंगे। ठीक, चलो, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय क्या होगा, उस समय दिन के 12 बजे होंगे। ठीक, इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उसी स्थान का स्थानीय समय होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर या उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। सही है ना। चलो, हम मानक समय क्यों मानते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो, अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर। इसको इधर ले लें थोड़ा सा ऐसा। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कितना कठिन है ना होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह
आवश्यक है कि देश के मध्यम भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामी उत्तर 1 मिनट, ये क्या असिस्टेंट चालू। चलो कितना हो रहा था, स्टार्ट करते हैं फिर से। अवश्य हो है ना, मध्य भाग से गुजरने वाले किसी यामोत्तर को मान लेंगे, ठीक है, उसका मानक समय अपन डिसाइड कर देंगे। ठीक, स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.82 पे माना गया। ये देखो अपना भारत, अपना 82 ये वाला, हाँ ये वाले सेक्टर में 82.82 माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। इसे क्या नाम से जाना जाता है? 82.82 को भारतीय मानक, हाँ समय का, भारतीय समय का मानक माना जाता है। चलो, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं थाईलैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपरांत में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जान सकते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच क्या समय का क्या अंतर है? ठीक, तो आप समझ गए होंगे। जो भी देखो, जहाँ भारत स्थित है उसके अक्षांश देखेंगे और क्या देखना है, जैसे आलोक भाई साहब कहाँ रह रहे थे? भोपाल के निकट, है ना। ओ सॉरी, कबीर भाई साहब, ठीक। तो इनका देख लेंगे। और इंग्लैंड में जौन सी जगह मैच हो रहा, किस जगह पे मैच हो रहा, वहाँ के देशांतरों का काउंट करेंगे। जितने भी देशांतर आएंगे उन्हें किससे 4 से गुणा कर देंगे और उनको वो मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो 10 आए, है ना, 10 को गुणा 4 से कर देंगे तो 40 आ गया, तो 40 मिनट आगे पीछे हो रहा है ना। ऐसे करके जो उन लोगों के इंग्लैंड और भारत के बीच में जितने भी देशांतरों का डिफरेंस आएगा उसको अपन मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। चलो, ग्रीनिच, है ना, ग्रीनिच समय में 5 घंटा 30 मिनट आगे है। देखो इंग्लैंड और भारत के बीच में, देखो अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भी बताया था, हाँ 5 घंटे 30 मिनट के बारे में कुछ जिक्र किया था। वही जिक्र अपन भी यहाँ कर ले रहे हैं। ठीक, चलो, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में, तो अच्छा लंदन और भारत में कितने का डिफरेंस है? 5.5 घंटे का। ठीक, तो 2 से 5.5 लगा लो तो 7.5 हो जा रहे हैं। ठीक ना। चलो आगे देखो, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक 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 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। चलो देख लिया, नॉर्मल था। हाँ, मान लो कितना 24 में बना, 24 भागों में देश को, जो पृथ्वी है ना उसको 24 भागों में बांट दिया और उसमें से तो 11 अपना रूस ही कवर कर रहा है ना। ठीक ठीक, वो तो अपनी सुविधा के हिसाब से बना लेते। भारत में भी एक वो चल रहा है, हाँ पूर्वी राज्य वाले हमेशा करते रहते हैं विरोध के, हमारा जो समय है ना उसमें भी थोड़ा अंतर लाएं, क्योंकि लगभग हाँ 1.25 घंटा कह लो, 1.25 घंटा का डिफरेंस आता है ना, तो उससे उन्हें काफ़ी सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। चलो जल्दी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो गया यार। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। पृथ्वी का सही आकार क्या है? हाँ, वृत्ताकार या इलिप्टिकल शेप में, जल्दी बताओ। चलो ये नॉर्मल आंसर हैं, आप उसमें बता देना, हाँ कमेंट में बताओ मुझे। ग्लोब क्या है? पृथ्वी क्या है? ठीक, कर्क रेखा का क्या है ये? अक्षांश सीमान क्या है? कर्क रेखा कितनी बताई थी मैंने? ग्लोब वो उसको भी बना के दिखाया था आपको मैप। ठीक, उसको बताओ। पृथ्वी के 3
ताप कटिबंधीय कौन से हैं? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त होती है? ये देखो मैंने आपको ये पढ़ा लिया, हाँ सब पढ़ा है। जब भारत में समय 5:30 बज रहे होंगे तब लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होंगे, ऐसा क्यों? चलो तो वो अपने अपना देख लिया ना क्या है था देशांतरों का वो। चलो सही गलत में अच्छा सही चिन्ह लगाइए ना। प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है? जो प्रमुख है, ठीक, ये तो नॉर्मल है यार, लगा लोगे। हाँ ये 0 हो गया। हाँ शीत कटिबंधीय है, इसके नज़दीक पाया जाता है। शीत के बारे में पूछ रहे हैं ना, किसके नज़दीक पाया जाता है? कर्क रेखा के या ध्रुवों के? तो इसको ध्रुव लगा लो है ना। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? देशांतरों की पूछिए है ना। देशांतरों की 360 हो गई। चलो आगे देख लो जल्दी। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थिति क्या है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थिति पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी दक्षिणी है तो दक्षिणी लगा लो। हाँ ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड क्या है? ग्रिड किसका जाल है? अक्षांश देशांतर रेखाओं का या उत्तर का। चलो ये लगा लो। हाँ ये तो समझ गए हो ना, नॉर्मल है। ये भी भर लेना। मकर रेखा डैश पर स्थित है, कितनी लिखो? 23.5, इधर लिख देता हूँ 23.5 23.5 है ना उत्तर। भारत का यामक उत्तर कितना है? 0 है, ठीक ना। ये 0 लिख लो इस पर, ऊपर लिखा हो रहा है यार बहुत ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं। देशांतरों के बीच की दूरी कितना है? ये तो बता दोगे आप, हैं बहुत सिंपल है ये। अच्छा ये कमेंट में बताओ यार। चलो उत्तर ध्रुववृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है, ये भी ये तो बहुत अच्छा बता दिया। हाँ चलो बताना इसको भी। हाँ ये दोनों है ना, दोनों को कितना, चौथा और पांचवा, मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, ठीक। चलो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी कोई करेगा नहीं, हाँ करना है तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलो और देखो आगे क्या है। अच्छा इसको पढ़ लेना यार आप, है ना। इसको पढ़ना, मैं नहीं पढ़ा रहा इसे, तो ये नॉर्मल है। हाँ इसको पढ़ना, इससे एक दो क्वेश्चन बनता है। हाँ छोटी क्लास वालों को बनता है, बड़ी क्लास वालों को कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। ये एक्टिविटी टाइप की है। चलो तो थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब और शेयर विथ योर फ्रेंड एंड वॉच माई लेक्चर नंबर 3 एंड जोग्राफी 6 क्लास, ठीक। तो ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लेना, अपने मित्रों को भी जोड़ लो। और आपको कुछ लगता है तो मुझे बता देना, हाँ तो मैं उसमें भी सुधार करूँगा। और अगर आपसे नहीं बन रहे क्वेश्चन आंसर तो मुझे बताओ, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम है। हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं हमें, इंस्टाग्राम पे भी। हाँ कोई भी नई अपडेट्स आती हैं ना, तो उसके लिए हम इंस्टाग्राम पे भी आपको अपडेट्स करते रहेंगे, और टेलीग्राम पे भी अपडेट्स करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप देख लेना, है ना। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ठीक। चलो थैंक यू।